हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी श्रृंखला का सेट 2, जिसमें हम वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना बहुत अधिक है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। इसमें बीच बीच में मैं कुछ ट्रिक्स भी बताता हूँ, जिनकी सहायता से आप इनको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी फ्री PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, चलिए आज शुरू करते हैं। TQ मतलब टेस्ट क्वेश्चन, ये हमने पिछले टेस्ट में पूछा था और इसका आंसर हम इस सेट में देंगे। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर, काव्य सागर, सुख सागर, प्रेम सागर। तो इसका सही आंसर है हमारा काव्य सागर। ठीक, तो आज का सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ठीक है, वर्ण से ही मिलकर वर्णमाला बनी है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, य, रे, ले, बे किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, ऊष्म, अंत्यस्थ, ओष्ठ। ऑप्शन सी अंत्यस्थ आंसर है। ठीक, और मैं 2-3 चीज़ें और आप लोगों को इसमें बताना चाहता हूँ। य, रे, ले, बे ये जो हैं हमारे, ये और बे दोनों अर्धस्वर कहलाते हैं। अर्धस्वर इसलिए क्योंकि ये कभी स्वर जैसा बिहेव करते हैं, कभी व्यंजन जैसा। रे जो है, रे हमारा लुंठित कहलाता है, और लुंठित इसलिए क्योंकि इसमें जीभ जो है लुढ़क कर तालू से लगती है, इसलिए ये लुंठित कहलाता है। और लय हमारा ध्वनि के आधार पर पार्श्विक वर्ण है। पार्श्विक मतलब जीभ के पिछले हिस्से से हवा निकलती है जब हम लय को बोलते हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, और ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इसको समझ लेते हैं, क्या अघोष होता है, सघोष होता है, अल्पप्राण, महाप्राण। तो ठीक है, हमारे जो व्यंजन हैं उन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, कै, चे, टे, ते, पे। तो इन वर्गों के हिसाब से, और इनके ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण हैं। ठीक, तो इसमें पहले और दूसरे जो होते हैं हमारे, ये अघोष होते हैं। तीसरे, चौथे, 5वें जो होते हैं वो सघोष होते हैं। इसी प्रकार से अल्पप्राण, महाप्राण का भी हिसाब है। पहला और तीसरा जो है, पहला, तीसरा और 5वां ये हमारा अल्पप्राण व्यंजन है, और दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद करेंगे तो आप लोग पक्का भूल जाएंगे। इसकी एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक है हमारी आप 12 135। आप में ए जो है वो पहला है, वो है हमारा अघोष, और अघोष का संबंध है शुरू के हमारे 12 से, मतलब 1 2 से। तो पहले और दूसरे जो वर्ण हैं वो हमारे अघोष हो गए। अब इसके अलावा जो बचे, यानी तीसरे, चौथे, 5वें, वो हमारे सघोष हो गए। इसी प्रकार से AP का मतलब है अल्पप्राण, तो ये 1 3 5 का संबंध जो है वो AP से हो गया, मतलब पहला, तीसरा, 5वां जो हो गया वो अल्पप्राण हो गया। इसके अलावा जो बचे हमारे दूसरे और चौथे, वो हमारे महाप्राण हो गए। इस तरीके से याद करेंगे तो आपको बहुत क्लियर याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे, और एग्जाम में एकदम सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य मतलब जिनमें नाक का प्रयोग किया जाए, मतलब बोलते हुए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए का क्या मतलब वर्ण जो हैं ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं हमारे कंठतालव्य। ठीक, ये जो है हमें बहुत पूछ लिया जाता है कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान क्या है। तो मैं आप लोगों को इसकी पूरी एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक का नाम है हमारा कता ओम। ठीक, नाम ऐसी है, मगर आप लोग याद करेंगे तो बहुत अच्छी ट्रिक है, एकदम आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, कभी आप स्वरों का उच्चारण स्थान नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ एक बार लिख लेते हैं इनको। बी से ऋषि, ए से अणी, ए से ऐनक, और ये हमारा लास्ट वाला है ओ से ओखली, और ये ऑक्सीजन वाला।
ठीक, तो आप लोग हम इसे समूह में बांट लेते हैं। ठीक है, ये कता ओम का का जो है वो कंठ्य है, ता जो है तालव्य है, ओ जो है वो ओष्ठ है, माँ जो है वो मूर्धन्य है। ठीक है, अब ये पहला वाला वर्ग जो है वो हमारा का से मिलेगा, मतलब कंठ्य है। ये जो है कंठ्य, इनका उच्चारण स्थान कंठ्य है। ई का जो है वो तालव्य है, ऊ का जो है वो ओष्ठ है, और री से ऋषि का हमारा मूर्धन्य है। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे सम्मिलित रूप से बोले जाते हैं। ए जो है वो कंठ तालव्य है, और ये लास्ट वाला जो बचा ये हमारा कैसे हम ओ को मिला देंगे, कंठ है ओष्ठ है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ये पहला वाला वर्ड जो है वो कंठ हो गया, दूसरा तालव्य, तीसरा ओष्ठ है, और ऋषि मूर्धन्य हो गया। और इसमें जो है इन दोनों में के लिए हम पहले दो दो लेंगे, मतलब पहले दो ये ले लिए तो ये कंठ तालव्य हो गया ए, और बाद में दो कै और ओ ले लिया तो कंठोष्ठ हो गया ये तीनों। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, लगता होगा आपको कि मतलब ये थोड़ा हैवी ट्रिक लग रही है, मगर आप एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अयोगवा। अयोगवा मूल रूप से जो अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है। अनुस्वार मतलब अंकी बिंदी, और विसर्ग जो अंत में लगते हैं पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर है हमारा आ। ये यहाँ डिफाइन किया गया है जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर हमारे 3 होते हैं। पहला होता है हमारा अग्र, और दूसरा होता है मध्य, और तीसरा होता है हमारा पश्च। तो आप इन्हें 2 को याद कर लेंगे तो तीसरा बड़े आराम से याद हो जाएगा। पहले अग्र जो होता है वो हमारा ई और बड़ी ई होता है, और ए होता है। मध्य होता है हमारा छोटा आ। ठीक है, वो बाकी जो बचे वो हमारे पश्च में आ जाएंगे। जीभ के आधार पर 3 तरह के हो गए, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र और मध्य को याद कर लीजिए, पश्च याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो बचेंगे वो सब पश्च में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, से है कौन से व्यंजन है? ये हमारे व्यंजन हैं ऑप्शन नंबर सी, संघर्षी। एक चीज़ और बता देता हूँ, तीनों सा जो हैं हमारे यहाँ पर अघोष महाप्राण है, और है जो है वो हमारा सघोष महाप्राण है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं हमारी जिनमें नुक्ता लगा हुआ है, यानी ख गए, और इन ध्वनियों को हम कहते हैं आगत या ग्रहित ध्वनियाँ। मतलब ये हमारी भाषा की नहीं है, हिंदी भाषा की नहीं है, ये किसी और भाषा से आई हैं या फिर हमने ग्रहण की हैं, आगत या ग्रहित ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कै और ख, कंठ्य ध्वनियाँ हमारी। जब इनकी बात चल रही है तो आप चार्ट के माध्यम से इसे पूरा एक बार देख लीजिए। ठीक है, कै वर्ग जो आता है वो हमारा कंठ के अंतर्गत आता है, च वर्ग जो आता है वो तालु से बोला जाता है, और ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, और तय का दंत्य, और पै का ओष्ठ है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है ज़्यादातर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण हमारा ये है, ये कोई वर्ण ही नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कै गै जय फै ध्वनियाँ किसकी हैं? अभी मैंने बताया था आपको, ये आगत या ग्रहित ध्वनियाँ हैं, मतलब हिंदी भाषा की तो नहीं है, ये हैं हमारी अरबी या फारसी भाषा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। 51 जो मानी गई है वो उदय नारायण तिवारी के अनुसार मानी गई है, और 53 जो मानी गई है वो हमारी धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मानी गई है, और 52 हमारी ब्राह्मी लिपि के अनुसार मानी गई है। ठीक है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं, और जब आप लोग गलत करके आते हैं तो नॉर्मली आपको ये किताबों में नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छह ध्वनि आती है हमारी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। संयुक्त वर्णों की संख्या होती है हमारी 4, एक तो 6 हो गया, दूसरा हो गया सहस्रम, त्रय त्रिशूल, और ये हमारा ज्ञानी। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा चारों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण है हमारा स। अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया है जो है वो हमारा सघोष है, और ये दोनों ही हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 17, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हमारा कै, खे, गे, घ ये सब एक ही वर्ग के हैं, ये हमारे चारों ही कंठ हैं, तो घ भी हमारा कंठ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अकारांत। ठीक है, अगर बड़ा आएगा तो हम बोलेंगे आकारांत। ठीक, अनुसार कहलाता है हमारा बिंदी, और अयोगवा बिंदी और विसर्ग दोनों संयुक्त रूप से अयोगवा कहलाते हैं। अंतस्थ हमारे य, रे, लैब है, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या पूछी गई है, कुल संख्या। ठीक है, याद रखिएगा, कुल संख्या पूछी गई है, तो कुल संख्या हमारी 13 है। सामान्य रूप से पूछेगा तो 11, उच्चारण के रूप से पूछेगा तो हमारी 10 होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या है हमारी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस शब्द में द्वित व्यंजन, द्वित मतलब जिसका 2 बार प्रयोग हुआ हो, तो किस में हुआ है? हमारा दिल्ली में लय 2 बार प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन अयोगवा है? अयोगवा मतलब मैंने बताया अनुसार और विसर्ग दोनों ही अयोगवा कहलाते हैं, तो विसर्ग हमारा सही आंसर है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन अभी मैंने पीछे आपको बताया 4 होते हैं, ये उसमें नहीं था, तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष और सघोष दोनों ही एक बात है, घोष भी पूछ लेता है, सघोष भी पूछ लेता है, कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैं हमारा घोष वर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अनुनासिक का संबंध है। अनुनासिक का संबंध है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, केवल गले से। सही आंसर है ऑप्शन सी, नाक और मुंह दोनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है हमारा और। ठीक, ए को देखें, कै को देखें, तय को देखें। ठीक है, तो तय हमारा होता है दंत्य, कै होता है कंठ, और ए जो होता है मैंने अभी आप लोगों को पीछे ट्रिक के माध्यम से बताया था, ये होता है हमारा कंठ और तालव्य। ठीक, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। सही आंसर जो है इसका वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले ध्वनि बनती है, ध्वनि के बाद शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पदों की सम्मेलन से ही हमारा वाक्य का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लय हमारी पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिखित मतलब हम जिन लिख कर भाव या विचार की अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लिपि। ठीक है, याद रखिएगा। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? देखिए सेम क्वेश्चन है, मगर यहाँ केवल उच्चरित क्या कहा गया है, मतलब जिनको हम बोलकर भाव या विचार की अभिव्यक्ति करते हैं तो वो हमारी कहलाती है भाषा। हमारा TQ है इस सेट का, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर और वर्ग के पंचमाक्षर। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको हमारी ये श्रृंखला कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।